हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेस में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके अलावा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है और एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इन सब के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। और इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और इस एक्टिविटी के लिए आपको आवश्यकता होगी एक नाल चुंबक की और एक एल्यूमिनियम के कंडक्टर की या किसी चालक की। और इसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो इस एल्यूमिनियम के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही हम इसके पास एक नाल चुंबक को लेके आएंगे तो ये कंडक्टर एक फोर्स को क्या करता है, फील करता है। देखिए साइंटिस्ट एम्पियर ने क्या कहा कि किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखें कि उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उस चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। इसको हम समझ सकते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर को आपका जो बायां हाथ है उसकी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपकी मध्यमा, ये तर्जनी और ये क्या है, अंगूठा। इनको इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो विद्युत धारा को डिनोट करेगा कौन, आपकी मध्यमा किसको रिप्रेजेंट करती है, विद्युत धारा की दिशा को। तर्जनी किसको रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा किसको डिनोट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, चालक पर लगने वाले बल को। और ये वाम हस्त नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप इसको देख सकते हो कि आपकी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यदि मध्यमा अंगुली किसको रिप्रेजेंट करे, किसको दर्शाए, विद्युत धारा की दिशा को। तर्जनी किसको दर्शाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा, चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या होती है, विद्युत मोटर। और ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, या तो मोटर का पूछा जाए या फिर किसका पूछा जाए, इलेक्ट्रिक जनरेटर का या फिर विद्युत जनित्र का। तो देखिए मोटर क्या होती है और क्या यूज इसका होता है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप सभी जानते हो कि मोटर एक ऐसी युक्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। कहने का मतलब कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसका मेन फंक्शन होता है विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, इलेक्ट्रिक मोटर कार्य करती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होती है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, N ध्रुव और S ध्रुव। और इन दोनों ध्रुवों के बीच एक आयताकार तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली को इस तरह से रखा जाता है कि कुंडली की भुजाएं इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। फिर कुंडली के जो दो सिरे हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ब्रूस से कनेक्टेड होते हैं, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं। और स्प्लिट रिंग जिसको हम कहते हैं विभक्त वलय के जो आंतरिक सिरे होते हैं
वो कैसे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, धुरी से जुड़े होते हैं, एक्सल से जुड़े होते हैं। देखिए विद्युत विभक्त वलय का जो बाहरी सिरा है वो किससे कनेक्टेड होता है, विभक्त वलय का बाहरी सिरा जुड़ा होता है ब्रूस एक्स और वाई से। किससे कनेक्टेड होता है, ब्रूस एक्स और वाई से। और ये कैसा होता है, इंसुलेटेड नहीं होता, ये कैसा होता है, चालक होता है। और ब्रूस को हम कनेक्ट करते हैं किससे, बैटरी से। यहाँ तक आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से आप इसको देख सकते हो। विद्युत मोटर में तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली होती है ABCD जो आप देख पा रहे हो, और इस कुंडली को किसी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार से रखा जाता है कि कुंडली की भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, बिल्कुल लंबवत हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, N2S। तो कुंडली की भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। कुंडली के दोनों सिरे किससे कनेक्टेड होते हैं, विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। और विभक्त वलय का जो आंतरिक सिरा होता है वो कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है, विद्युत रोधी होता है, जो किससे जुड़ा होता है, धुरी से जुड़ा होता है, एक्सल से जुड़ा होता है। विभक्त वलय के बाहरी सिरे पे क्या लगे होते हैं, ब्रूस लगे होते हैं। और ब्रूस को हम किससे कनेक्ट करते हैं, किसी बैटरी से। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, किस फंक्शन पे ये कार्य करती है, किस तरह से मोटर वर्क करती है, आज हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कुंडली की भुजा AB में धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, A से B। यहाँ पे मैं नोट कर लो आप इस चीज़ को, कुंडली की भुजा AB में धारा की दिशा क्या होगी, A से B होगी। क्या होगी, A से B। और CD भुजा में धारा की दिशा क्या होती है, C से D। CD भुजा में धारा की दिशा क्या होगी, C to D होगी। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अप्लाई करके देखते हैं। देखिए आपकी तर्जनी किसको रिप्रेजेंट करेगी, तर्जनी रिप्रेजेंट करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और आपकी मध्यमा किसको रिप्रेजेंट करेगी, धारा की दिशा को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है कौन, धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करती है मध्यमा। तो धारा की दिशा क्या है, बिल्कुल सामने है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो कुंडली की भुजा AB पर लगने वाला जो बल होगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। देखिए कुंडली की भुजा AB पर बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। और सिमिलरली यदि हम CD की बात करें तो CD भुजा पर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, वो क्या होगी, अपवर्ड। कैसी होगी, अपवर्ड। और जैसे ही कुंडली की भुजा क्या होगी, रोटेट होगी, एक हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, आधा घूर्णन होगा, तो कुंडली की भुजा CD कहाँ पे आएगी, AB की जगह, और AB कहाँ चली जाएगी, CD की जगह। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ही आधा रोटेशन कंप्लीट होता है, आधा चक्र पूरा होता है, तो कुंडली की भुजा AB किसकी जगह आएगी, CD की जगह। और CD कहाँ आएगी, AB की जगह। CD कहाँ आएगी, AB की जगह। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि CD में धारा की दिशा क्या होगी, D से C होगी, और AB में धारा की दिशा क्या होगी, B से A होगी। तो यहाँ से ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि CD में अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि CD में जो पहले अपवर्ड फोर्स लग रहा था, अब किधर लगेगा, CD में फोर्स किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, नीचे की ओर लगता है। और AB में फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, जो पहले लग रहा था नीचे की ओर, और अब की बार अब की इधर लगेगा फोर्स ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जब तक इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, आपकी जो कुंडली है वो क्या होती रहेगी, रोटेट होती रहेगी, और मोटर जो है वो क्या करती रहेगी, घूर्णन करती रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे विद्युत मोटर में धारा की दिशा में जो परिवर्तन है वो किसकी वजह से होता है, विभक्त वलय की वजह से। और ऐसी युक्ति जो परिपथ में धारा की दिशा को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, क्या कहलाती है, दिक् परिवर्तक। क्या कहलाती है,
दिक् परिवर्तक, ऐसी युक्ति जो परिपथ में धारा की दिशा को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, क्या कहलाएगी, दिक् परिवर्तक कहलाती है। और यहाँ पे दिक् परिवर्तक का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, विभक्त वलय के द्वारा, स्प्लिट रिंग के द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुंडली की भुजा जो पहले हाफ रोटेशन से पहले धारा की दिशा क्या थी, ए से बी थी, वो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाती है, बी से ए हो जाती है। तो ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।